अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रौनक ईद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है और लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए बाहर निकल रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाएँ और जानें कि जब वो छोटे थे तो अपनी ईद कैसे मनाते थे। हर तरफ खुशियों का माहौल है, पहले दिन की मसरूफियत अलग होती है, दूसरे दिन की अलग होती है और फिर आखिर में जब तीसरा दिन आता है तो सबकी कोशिश ये रहती है कि कुछ रह ना जाए, कुछ हम भूल ना जाए, सारी खुशियों को जो है वो हम आज ही इंजॉय कर लें। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अपने ख़ानदान को, अपने कज़न्स को, फिर उसके बाद दोस्तों का नंबर आता है, फिर उसके बाद ऑफिस कोलीग का नंबर आता है। तो आज तीसरी ईद थी तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने ऑफिस कोलीग से मिलूँ, उन्हें ईद मुबारक कहूँ, विश करूँ। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं ईद के ड्रेस में। ईद का जो है वो माहौल जारी है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ ना करवाएं, हम उन्हें मदऊ ना करें और जानें कि आज के दिन को वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पॉलिटिकली भी बात करें, सियासतदानों को भी बुलाएं और सिंगर्स को भी बुलाएं। शोबिज़ में जो अफराद काम कर रहे हैं उनके काम को, उनके हुनर को जो है वो हम जांचें और इस हवाले से हम बात करें। तो सबसे पहले गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद शफीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इनके हमरा हैं अरशद महमूद साहब, सिंगर हैं और आज जो है मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद साहब जो कि सिंगर हैं और हम इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होगी कि आज जो है वो कुछ गुनगुना भी दें और नाज़रीन जो है वो कुछ इनसे अच्छा सुन भी ले। वैसे तो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन आज भी हम सेट पे जो है वो कुछ गुनगुनाने का कहेंगे। और इनके हमरा हैं सलीम सचवानी साहब, सियासतदान हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी ईद को जो है कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं फ़हद आपका। फ़हद, आज ईद का तीसरा दिन है तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा टफ तो नहीं रहा आपके लिए कि यहाँ आना, प्रोग्राम करना, क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा होती है, फैमिली में भी आना जाना होता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपने कहा कि ईद का दिन है तो इसी तवज्जुह से आप सबको और देखने वाले सारे नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थोड़ा सा आपने इंट्रो में कंफ्यूजन की। हाँ, कंफ्यूजन वो अच्छा, आपको फिर कैसा लगा मेरा ये मजाक? हम इसे मजाक में कहते थे क्योंकि मैंने आपको तहरीक इंसाफ से मैंने आपका टाइटल दे दिया, ताल्लुक कर दिया। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल ऑपोजिशन है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन खैर मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद का दिन देखें थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है लेकिन एंजॉयफुल भी होता है। फैमिलीज़ को भी टाइम देना होता है, डेफिनेटली बच्चे भी हैं और उनके अलावा दोस्त अहबाब भी हैं, फिर सियासी सर्कल भी है, फिर हल्का भी है, उसको भी टाइम देना होता है। और थोड़ा सा नींद भी होती है जिसमें लोग रेस्ट भी करते हैं। तो हर किसी की अपनी नौयत, क्योंकि सियासत से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा अपना हल्का है, वहाँ पे लोग हैं मेरे जिनके साथ ईद मनाई जाती है। तो वो इत्तेफाक से अभी आपके प्रोग्राम में भी मैं वहीं से डायरेक्ट आ रहा हूँ। तो लाजमी बात है कि एक दिन फैमिली का, एक दिन हल्के के लोगों का, एक दिन फ्रेंड्स का, तो ये इस तरीके से मैनेज हो जाता है। जो आज का दिन है फिर वो फ्रेंड्स के लिए, हम जो है वो आपके दोस्तों से कम तो नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है करंट अफेयर का प्रोग्राम हम खुद भी करते हैं तो जब हम अपने गेस्ट से बात करते हैं तो सियासत की बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ईद का दिन है तो आज भी सियासत की बात होगी। कोशिश करेंगे कि सियासत की बात जो है वो कम ही करें। अरशद साहब को रुक कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, मेट्रो वन को, उन सबको दिल की गहराइयों से ईद उल फितर मुबारक। और दूसरा ये है कि आपने मुझे आज जो है ना वो बना दिया सैंडविच, दो सियासतदानों के दरमियान में लाके बिठा दिया। एक वक्त होता था कि आर्टिस्ट जो है ना वो नज़र आते थे आपको ज़्यादा मतलब चैनल्स के ऊपर, लेकिन आजकल आपको आर्टिस्ट ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, आजकल आपको सियासतदान नज़र आएंगे। आजकल हमारी कोशिश ये होती है कि सियासतदान कर क्या रहे हैं, ईद कैसे मना रहे हैं, ज़रा इस पे भी हम गौर कर लें। सियासतदान जो है ना कोई किसी चैनल पे 8 बजे के प्रोग्राम में बैठे हुए, किसी चैनल पे 7 बजे के प्रोग्राम, और ये सारे जितने अच्छे प्रोग्राम है ना जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती, वो सारे सियासतदानों ने पकड़ लिए। अब फनकारों के पास कुछ रहा नहीं है। ये तो मेट्रो वन की
या चंद चैनल रह गए हैं जो फनकारों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो बुला लेते हैं। आपकी मेहरबानी मिस राठौर, आपने बुलाया तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी आज कुछ सुना जाए, बिल्कुल कुछ गाने सुने जाएं, क्योंकि साथ साथ तो ये करते ही रहते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है तो आज जो है ना रौनक ईद जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि ईद का दिन है तो आप जब अपने रिश्तेदारों के घर जाते होंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है पहले दिन नहीं तो फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन, तो क्या आपके रिश्तेदार आपको ये कहते हैं कि अरशद कुछ गुनगुना दो, आज ईद का दिन है, मतलब जहां आप बैठते हैं वहां महफिल लग जाती है? नहीं, एक वक्त था कि इसी तरह होता था, लेकिन अभी तो पिछले आज ईद के जो तीसरा दिन है, 3 दिन से सुबह से लेके रात तक जो है किसी न किसी चैनल पे थोड़ा थोड़ा टाइम बैठना पड़ा। ये मेरा ख्याल है आज जो है 10वां या 11वां चैनल है जिसपे मैं पिछले तीसरा दिन हो गया, और कहीं लाइव कहीं रिकॉर्डिंग, कहीं लाइव कहीं रिकॉर्डिंग। तो जाहिर अब एक आर्टिस्ट हूँ तो फिर कहीं भी जाऊँगा तो वो कहेंगे तो सही कि थोड़ा सा यार गुनगुनाओ तो सही, यार फलाना गाना थोड़ा सा सुना दो, फलाना गाना, तो गुनगुनाना पड़ता है, क्योंकि जब आर्टिस्ट मशहूर हो जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें पब्लिक के साथ चलना पड़ता है, पब्लिक की ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ता है, क्योंकि वही आर्टिस्ट कामयाब होता है जिसके साथ उसकी ऑडियंस होती है, उसकी पब्लिक होती है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये ऑडियंस जो है अभी तक मेरे साथ ही रहे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। सलीम सिचवानी साहब का रुख कर लेते हैं। सर, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको मुबारकबाद बहुत बहुत कि ईद कैसी गुजर रही है, पहले दिन क्या मसरूफियात थी, और आज क्योंकि तीसरा दिन है तो सबसे मिलना मिलाना जो है वो हो चुका है? जी, अल्लाह का शुक्र है कि ईद पाकिस्तान में जो है वो मनाई जा रही है जी। और मगर हम एज ए मुस्लिम देखते हैं तो गज़ा और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है इसमें जो है बड़े दुख और तकलीफ़ पहुंचती है हमें, कि जो हाल हमारे जो कहना हम कहते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होता है, तो हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों पे जो जुल्म और सितम और बर्बरियत मचाई गई है उससे काफ़ी दुखी दिल पहुँचता है। और साथ ही साथ ये ईद के मौके पर हमने देखा कि हमारे इदारे जो कि हमारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं वो आज इदारे आपस में ही उलझे हुए थे। और एयरपोर्ट का वाक़या भी शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बच्ची को उठा के बालों से पकड़ के पीछे फेंक दिया, वो अपने बाप से चिमड़ने जा रही थी, 7-8 साल की बच्ची। तो इस तरह के वाक़यात से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे इदारों को तरबियत की ज़रूरत है, उनको अवाम का एहतराम सिखाने की ज़रूरत थी। जब वो आपस में अवाम का एहतराम नहीं करेंगे तो ईद की खुशियों के मौके पर हम इस तरीके से हम अपने सिक्योरिटी इदारों को अपना उलझा हुआ देखेंगे कि वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े होंगे। तो उन इदारों में जिन्होंने इस लड़ाई में शमूलियत इख्तियार की थी, दोनों के ऊपर कार्रवाई करके अपने अपने इदारों से बरतरफ करना चाहिए उनको, चाहे वो आर्मी के हों चाहे वो पुलिस के, उनको दोनों को निकाल देना चाहिए जो दोनों इसमें इन्वॉल्वेशन थी। तो कराची में वो हम सब जानते हैं कि किस तरह जो चोर हैं या डाकू हैं वो सरेआम घूम रहे हैं, और सिंध पुलिस के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं कि वो उस तरीके से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे इन बड़े दिनों में भी जिस तरह से करना चाहिए था। मैं रुक कर लेती हूँ फिर से फ़हद आपका। फ़हद, क्योंकि इंट्रो में ही एक बहुत बड़ा गैप मैंने आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो खड़ा कर दिया था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे यंग भी लग रहे हैं और आपने नून लीग को ज्वाइन भी किया है। अगर माजी में इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से हट के किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है, अगर कोई ऐसा मौका मिले तो फिर वो कौन सी जमात होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्योंकि नून लीग से मेरी वाबस्तगी एक बहुत लंबे टाइम की है जी। और मैं 2018 में भी इलेक्शन लड़ चुका हूं और अभी भी मैंने इलेक्शन लड़ा है। मैं कराची का सदर भी हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, पॉलिटिकल एक आपका नज़रिया होता है जी। और मैंने जब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था तो उसको देखते हुए नज़रिए को ज्वाइन किया था। डेफिनेटली क्योंकि मुस्लिम लीग नून कई दफ़ा इख्तिदार में आ चुकी है, और अगर हम पॉलिटिकली साइड बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने जब जब इख्तिदार में आई है जी। तो जैसे अमन व अमान की बात हो रही है, कराची में आपने बात की कि इस वक्त स्नैचिंग बहुत अरूज पर है और इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज़ शरीफ जब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने
इस पाकिस्तान में भी अमन दिया। उन्हीं के टेन्योर्स में इस कराची में बहुत अमन हुआ है। इस कराची में जहाँ पे खून की होलियाँ खेली जाती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून माहौल है। हम इजीली हर जगह जा सकते हैं। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी डकैती, ये डेफिनेटली जो सूबे की हुकूमत होती है, चाहे वो हमारे इत्तेहादी हैं या नहीं है, लेकिन मैं बीइंग अ कराचीआइट और मैं इस चीज़ की, और हमारे ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उसको हाईलाइट करें, हाईलाइट करके उनको ये पैगाम दें कि इस चीज़ को फौरी तौर पे हल किया जाए, आवाम के सुकून के लिए, और आवाम के हर वो उस इक़दाम को सराहा जाए। अगर वो ये इस चीज़ के ऊपर स्टेप लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन फ़हाद, मेरा सवाल वहीं रह गया आपसे कि अगर अब मुस्तकबिल में किसी और सियासी जमात से ऑफर आए तो फिर क्या आप किसी और सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे या नहीं? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुस्तकबिल में किसी सियासी जमात से ऑफर आई है? देखिए, मुस्तकबिल डेफिनेटली, माजी में अगर मैं माजी की बात करूं तो जो मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, कई दफ़ा मुझे मुख्तलिफ सियासी जमातों से ऑफर्स आई। मतलब डेफिनेटली एमकेएम से भी आई, और भी तहरीक इंसाफ। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो उसमें कुछ लोग तहरीक इंसाफ के हैं और भी लोग हैं, और सबसे बहुत अच्छी दोस्तियां भी हैं, तो तहरीक इंसाफ से भी डेफिनेटली आई। लेकिन मैंने कभी पार्टी चेंज नहीं की, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत भरोसा रखता हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी आपको पे करती है। ठीक है। कॉन्स्टेंटली मैं लोटा नहीं बनना चाहता कि आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। डेफिनेटली जब मैं नून लीग में आया तो उसके बाद से अब तक अपोजिशन का ही टाइम देखा। तो बीच में जो ये 16 महीने की हुकूमत थी और अभी हुकूमत आई है, मैंने 2017 में पॉलिटिक्स स्टार्ट की, 18 में मैं इलेक्शन लड़ा, फिर वो हुकूमत ही चेंज हो गई, पीटीआई की हुकूमत थी। लेकिन आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते थे कि माजी का तो इंसान को अपना नहीं पता कि मैं हो ना हूँ, लेकिन मेरी ये सोच है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस नज़रिए के साथ खड़ा रहूं जिससे मैंने स्टार्टअप लिया था। ठीक है, ठीक है। अरशद साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैंने इनसे जानने की तो पूरी कोशिश की कि अगर वो इन फ्यूचर अगर किसी और सियासी जमात से ऑफर आए तो क्या कहेंगे। अच्छा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा नाम है, क्या बचपन से ही आपने यही सोचा था कि आपने जो है वो गुनगुनाना है, गाना गाना है, शोबिज़ को ज्वाइन करना है, या कुछ और भी कुछ सोचा था? फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? नहीं, मैं सियासतदान बनने का सोचा था। सियासतदान बनने का कभी सोचा आपने? बड़े लोगों का काम है, तो गरीब लोग हम कैसे। मैं एक्चुअली एक्टर बनने के लिए आया था कराची। ठीक है। और मुझे याद है 1976 में मेरी जॉब लगी थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। तो जॉब की वजह से मैं कराची मूव हुआ। तो अब यहाँ पे कोई ना जान पहचान थी। कराची मेरे लिए ऐसा था कि मेरी पैदाइश रोड़ी की, डिस्ट्रिक्ट सक्कर की। ठीक है। छोटा इलाका है। तो हमारे लिए कराची ऐसा था जैसे कराची वालों के लिए अमेरिका। कराची से कोई मेहमान भी आते थे ना सलीम भाई वहाँ, क्योंकि लोको शेड रोडी में हमारे घर के साथ ही कराची के कुछ मेहमान आते थे वहाँ पे, तो हम कराची के लोग देखने के लिए जाते थे। सही। जैसे कि यार कराची से उनके घर पे मेहमान आए, गाड़ी आई है उनके घर पे, तो लोग मेहमान आए कराची से, कराची के लोग कैसे हो गए, मतलब ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तो कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन जहन में यह था कि एक्टर बनना है। ठीक है। हीरो बनने के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त ना मैं बड़ों में आता था ना मैं बच्चों में आता था। तो मैं दरमियानी एज थी मेरी 76 के अंदर। तो मैं मतलब चक्कर काटता रहा पाकिस्तान टेलीविज़न के, और जो सुबह जाते थे दोपहर को जाते थे और शाम तक खड़े रहते थे, कोई अंदर ही नहीं जाने देता था। 3 साल के बाद जब एंट्री मिली है तो छोटे छोटे से रोल में खड़ा कर देते थे, कभी बार कभी बार। तो एक दिन चांस मिला मुझे, एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ था चहचटो, सिंधी लैंग्वेज में। ठीक है। तो उसमें मुझे एक गाना गाने का एक चांस मिला। मुझे सिंधी में गाना गाया या उर्दू में गाना गाया? जी सिंधी में गाया। सिंधी में गाया। लेकिन उससे पहले मैं एक विंझार प्रोग्राम आता था जो आजकल जो है वो परख के नाम से चलता है। बिल्कुल। तो आज भी चलता है। बिल्कुल। लेकिन पहले उसका नाम विंझार था। तो उसके अंदर मुझे एक चांस मिला था गाना गाने का, और वो उस टाइम लाइव होता था, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, लाइव प्रोग्राम चलता था। तो उस प्रोग्राम से फिर वो छोटे छोटे रोल में करता रहा। तो मुझे पहली दफ़ा चहचटो के अंदर मंजूर कुरैशी साहब ने ब्रेक दिया, और वहाँ से जो मैंने गाना गाया पहला, तो वो पिक्चराइज भी मुझ पे था और गाया भी मैंने, वो क्लिक हो गया।
वो क्लिक हो गया। उसके बाद फिर मैं मेरे एक बहुत अच्छे मेरे बड़े भाइयों की तरह अजहर हुसैन साहब, उनसे मैंने कहा कि वो बज़मी साहब, मोहतरम निज़ार बज़मी साहब के साथ काम करते थे। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा मुझे उनका शागिर्द करवा दे। अच्छा। उन्होंने फिर मुझे उनका शागिर्द करवाया, तो यहाँ से रास्ते मेरे जो है खुलने शुरू हुए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एज ए सिंगर। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी स्टोरी तो हमने जान ली, सचवानी साहब की भी जो है वो स्टोरी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। सो स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम रौनक की ईद के प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके थे और अपने मेहमानों से जान रहे थे कि वो अपनी ईद जो है कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ईद जो है वो बहुत अच्छी सी सेलिब्रेट हो रही है। मेट्रो वन जो है वो हमारे लिए एक फैमिली की तरह है और जब तक हम यहाँ पे ना आए हमारी जो ईद है वो अधूरी रहती है। सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो ये जानेंगे सचवानी साहब, आपकी ईद आपने बताया कि अच्छी गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि एक सियासतदान होने के नाते हम देखते हैं कि थोड़ा टफ टाइम रहता है, क्योंकि आपको अपने हलके में जाना पड़ता है, अपने इलाके के लोगों से मिलना पड़ता है, फिर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, फिर इन केस अगर आपकी कोई कॉर्नर मीटिंग आ गई तो फिर आपको वो भी अटेंड करनी पड़ती है। तो फिर कैसे गुजारते हैं आप? ईद थोड़ा टफ रहता है? जी नेचुरली बात है, एक ज़रा टफ टाइम होता है। और फिर अब मैं इस वक्त मेरा बिजनेस भी रेस्टोरेंट का, तो इन्हीं दिनों में इसमें रश आवर्स भी ज़्यादा होता है, तो घर पे भी टाइम देना होता है। सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए होते हैं, ईद वाले दिन आए होते हैं, तो ईद के दूसरे दिन फिर दोस्त अहबाब वगैरह से मुलाकात करनी होती है और इलाके के लोगों से मिलना होता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पर एज़ पर रूटीन मालूम नहीं पड़ता, वक्त गुजर जाता है और वक्त तेज़ी से गुजर रहा होता है। एक ईद ख़त्म हो जाती है, दूसरी ईद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सिलसिला जो है वो कुछ माह बाद हम देखेंगे कि हम जो बड़ी ईद है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बताया कि आपका रेस्टोरेंट भी है, तो फिर आप बिजनेसमैन तो ऑलरेडी हैं, तो फिर सियासत में जाने का कैसे सोचा? हाँ, सियासत में जाने का इसलिए सोचा कि कैसे सोचा? किसी ने इनकरेज किया कि जी सचवानी साहब चले जाएं पॉलिटिक्स में? देखें जी, हम लोग बचपन से भुट्टो साहब से इम्प्रेस थे। ओके। तो इसी वजह से जो है वो आप देखें आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, फिर इन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान बना। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आती जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को उनके दौर में आई, और दिफा के लिए जो असल काम हुए, जो मेन काम जो ज़रूरत है, वो पीपल्स पार्टी की माजी की जो आला क़यादत है उससे आप मुतासिर हैं? माजी की आला क़यादत में भुट्टो साहब की जो क़यादत थी वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन क़यादत थी, कि वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद खारजा पॉलिसी पे मबनी थी। और मोहतरमा की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी वो एक कंप्रोमाइज़ आज़ाद खारजा, मगर इस वक्त की जो पीपल्स पार्टी है उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाम की भी नहीं है। और नून लीग तो हमेशा से आज़ाद खारजा का पॉलिसी के खिलाफ रही है, उन्होंने कभी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई ही नहीं है। डे ऑफ फर्स्ट से लेकर आज तक आप देख लें, कराची को जो बता रहे थे भाई अमन दिया, तो कराची में बदअमनी लाने वाले भी नून के दौर में हुए थे, जब इन्होंने आज़ाद तिजारत जब इन्होंने आज़ाद तिजारत किया, इंडिया से आज़ाद तिजारत की, और कंटेनर वहाँ से आते थे और वो उनका नहीं होता, कस्टमाइज नहीं होते थे, और चेकिंग नहीं होती थी इनकी, तो जिसके अंदर में जो है वो बहुत, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि बदनीयती से कोई आज़ाद खारजा वो उन्होंने तिजारत शुरू की होगी, मगर उसके अंदर में जो है ना बदअमन पैदा करने वाले लोग भी आते थे, असला भी आते थे। और जो हम देखते थे, हम मार्केट के अंदर में होते थे उस वक्त, जब मैं जामा क्लाथ पे होता था, वहाँ पे भी हमारा रेस्टोरेंट एक है जामा रेस्टोरेंट के नाम से, तो हम वहाँ पे होते थे, हम देखते थे, वो घूमते रहते थे और जो है वो नए नए चेहरे हमें नज़र आते रहते थे। अच्छा, तो जो हमारा अपने सवाल के जो सवाल है उसकी तरफ दोबारा जाते हैं, तो आप जो इंस्पायर मुझे लगे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, और फिर आज आपके दौर में आप देखिए खान साहब के अलावा और कौन है जिसने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई है। ड्रोन हमले जो इन्होंने बंद करवाया, अफगानिस्तान से फौजें निकलवाने में इन्होंने किरदार अदा किया, और इनके दौर में पीटीआई के दौर में आपको पता है एक ड्रोन अटैक तक नहीं हुआ, और पिछले अदवार में ये ड्रोन अटैक होते रहे, और सब हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर से ड्रोन्स उड़ते थे और पाकिस्तानियों को ड्रोन मारे जाते थे। शादी की बारातों के ऊपर ड्रोन मारे गए, वो मातम कदा बन गई जो शादियाँ बारातें हो रही थी, और इस तरह के कई वाक़यात देखने में आए कि वो खानदान पुरअमन रह रहे हैं, वो मारे गए। अच्छा, फैमिली की तरफ से कभी आपको ये कहा गया कि छोड़ें सियासत में? डे ऑफ फर्स्ट तो फिर किसने ज्यादा प्रेशराइज किया? किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, मगर हम ये जहन में होता है कि भाई हर कोई जो है, अफलातून का एक कौल है कि अच्छे लोगों की सियासत से दूरी जो है वो
बुरे लोगों को मुसलत कर देती है, जो इससे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। यानी हमें अच्छे लोग जो समझते हैं कि मुल्क को आगे जाना चाहिए, जो समझते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद खारिज पॉलिसी अपनानी चाहिए, जो समझते हैं कि हमें हमारा पेट्रोल निकालने का हक है, जो समझते हैं कि हमें हमारी गैस निकालने का हक है, जो समझते हैं कि अगर हम अपने पड़ोस से ईरान से या रशिया से हम पेट्रोल और गैस आवाम को सस्ते दामों पहुँचा सकते हैं, तो उन लोगों को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सियासत में आना चाहिए और उसमें अवाम का साथ शामिल करना चाहिए, ताकि एक प्रेशर बिल्डअप और अवाम जो आज दबीती जा रही है, अवाम जो आज नीचे दर्जे पर पहुंच गई है, गुर्बत की लकीर से नीचे। इस साल के अंदर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फिर गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं और तकरीबन 20 से 22 करोड़ लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम शहरों में रह रहे हैं और हमारे हालात जो है फिर भी अल्लाह की रहमत से बड़े बेहतर है और अल्लाह का बड़ा करम है हम लोगों के ऊपर। मगर जो हालात हम देख रहे हैं उसमें जो है वो दीगर लोगों को भी आना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है सचवानी साहब, क्योंकि इस बातों को भी डिस्कस करना ज़रूरी है और ईद की बातों को जो है वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। फहाद का रुख कर लेते हैं। तो ये भी एक ईद का तोहफा समझ लें कि जो मैं सबको दावत दे रहा हूँ, फहाद समेत में दीगर, अरशद महमूद समेत में दीगर को भी दावत दे रहा हूँ, आए कदम बढ़ाएं और आए आज़ाद खारिज पॉलिसी के लिए कदम बढ़ाएं और दबाव डालें हुकूमत के ऊपर। दावत दे दिए पीटीआई वालों ने। देखिए, दावत डेफिनेटली मैं उनकी बात से इख्तिलाफ नहीं करता और उनका अपना नज़रिया उसका मैं एहतराम भी करता हूँ जी। पॉलिटिक्स में जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करेंगे तो आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। बिल्कुल, डेफिनेटली हर किसी की राय होती है, हर किसी का नज़रिया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो नज़रिया है मैं उसके साथ कॉन्स्टेंटली खड़ा हुआ हूँ, वो दावत दें, मैं उनको दावत देता हूँ, ऐसे डेफिनेटली चलता है। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पीटीआई वालों का दुश्मन हूँ, मेरे कई पीटीआई वाले दोस्त हैं और एक अच्छा माहौल रहना चाहिए। लेकिन जहां बात आए पाकिस्तान की तो मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, पीटीआई वालों से अपील करता हूँ और भी लोगों से अपील करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के लिए एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आज ईद का भी दिन है और मतलब मैं किसी को भी गलत नहीं कहता और मैं उनके नज़रिए का एहतराम भी करता हूँ और करना चाहिए सबके नज़रिए का, क्योंकि उनका एक अपना नज़रिया है, हमारा एक अपना नज़रिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई, पीएमएलएन की हुकूमत आई, तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो। आपने ये कहा कि पीटीआई वाले भी मेरे भाई हैं। अच्छा, जब ईद का मौका होता है तो सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद जब हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं तो फिर हम सब अपने फ़ोन उठाते हैं, ठीक है, और सब ईद मुबारक के मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप पे। एक नेचुरल सी चीज़ हो गई है अब। तो आप मुझे ये बताएं फहाद, कितने पीटीआई के वर्कर्स को, रहनुमाओं को आपने ईद मुबारक का मैसेज भेजा है? नाम ना बताएं मुझे, बस गिनती बता दें। मेरा मोबाइल खोल के देखें, शायद उनको ज्यादा भेजा होगा पीटीआई के वर्कर्स डेफिनेटली। क्योंकि देखिए हमारी कोई जाती दुश्मनियां नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बेसिकली थोड़ा सा मतलब ये बात जरूर करूंगा कि पीटीआई ने जातियात पे उतार दिया है। अच्छा, वहां से आपको रिप्लाई आता है? डेफिनेटली आता है, हम मिलते हैं, हम साथ खाना खाते हैं, साथ कभी कभार आउटिंग पे जाते हैं, बहुत अच्छी लेकिन जातियात पे नहीं आना चाहिए। आपका नजरिया आपकी तरफ, हमारा नजरिया हमारी तरफ। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह चले, आप जातियात पे जो उतर है। फहद साहब से गाना सुने आप, आज सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, जवान है माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि नहीं माशाल्लाह यंग तो हैं ही। अच्छा, क्योंकि फरमाइश जो है वो हमारे स्टूडियो से भी आ गई है अरशद साहब, और कहा ये जा रहा है, और मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, इतने गाने आपने गाए, तो आज आप रौनक ईद के प्रोग्राम में आए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना गुनगुनाए जो है वो आपको छोड़ दिया जाए। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये आपकी मर्जी का है कि आप किस सॉन्ग को चूज करते हैं हमारे लिए, कि यहाँ पे आपको जो है ना मौके की मुनासबत से, क्योंकि इतने अच्छे प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप भी माशाल्लाह इतनी प्यारी बैठी हुई, तो मैं कोई रोमांटिक गाना आपको सुनाता हूँ। और एम अरशद साहब की कंपोजिशन में ये गाना तैयार किया गया और ख्वाजा परवेज साहब का लिखा। अच्छा, माइक की भी हमें जरूरत होगी। बिल्कुल जी, मेरे पास है माइक। ठीक है जी, माइक।
बहुत खूब, क्योंकि जो ईद की मुनासिबत से जो अरशद साहब आपने गाना गाया है वो वाकई रौनक ईद पे जो है ना जाके लगा है और बहुत अच्छा गुनगुनाया है आपने। और आपके जब आप गा रहे थे तो आपने देखा होगा कि हम सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जो थकावट है वो सब जो है दूर हो गई है। लेकिन प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा, आप लोगों से बात भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, तो स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले अरशद साहब ने जो है ईद की मुनासिबत से बहुत अच्छा हमें गाना सुनाया और उसके बाद हमने देखा कि हमने उस गाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। और क्यों ना करें, ये ईद का दिन और ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है। सचवानी साहब से बात करेंगे। सचवानी साहब, अरशद साहब ने जो है वो मूड अच्छा कर दिया है क्योंकि काफ़ी सुरीली आवाज़ में उन्होंने गाना गाया। मुझे ये बताइए कि आपको मौसीकी से प्यार है, कभी गुनगुनाया या नहीं? नहीं, अरशद महमूद साहब के गाने हम बड़े शौक से सुनते हुए आए हैं और अभी भी इन्होंने 3 दिन की थकान अपने एक गाने से दूर करवा दी। और माशाल्लाह आपको पता है कि इनकी आवाज़ जवानी में जैसी थी और आज भी माशाल्लाह से उतना ही दम में जितनी जवानी में इनकी आवाज़ में दम था। तो बड़ी खुशी हुई इनको इतने अरसे के बाद देख के। चेहरे से पहचानने में भी दुश्वारी हुई मगर नाम के साथ फौरन पहचानने में आ गए। थैंक यू सलीम भाई, बहुत और ये ऐसे गुलकार हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता कभी भी, जब तक सांस में सांस है, ये हमेशा याद रहने वाले गुलकारों में से। एक होता है ना गुनगुनाने का शौक होता है, जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, या कोई पसंदीदा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? कभी कुछ गुनगुनाया? जी, एक गाना मैंने बहुत ज्यादा कभी गुनगुना था जब छोटा था। आज हमें भी पता चले। शादी से पहले या शादी नहीं, ये न से शादी का था, ये रिलीजियस टाइप का गाना था जो अपने जब 1971 की जंग में जो ज्यादा गाया गया था। अच्छा। हम ताबाबत सैयद तगय्युर के वली हम मुस्तफ़ा भी हैं। ये बहुत जबरदस्त था। वो मेहदी ज़हीर साहब ने गाया था। जी, उन्हीं की कंपोजिशन। जी। तो वो गाना अगर आप सुना दें तो बड़ा जबरदस्त। अरे बड़े मुश्किल काम है, अच्छा, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन हम ये है कि आइंदा के लिए हम अरशद साहब को ये कह देंगे कि जी ये जो सॉन्ग है ना, ये हमने काफी अरसा हो गया हमने जो ये सूफियाना कलाम है। बिल्कुल सूफियाना कलाम है, तो हम ये आपसे सुनेंगे इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये लफ्ज ऐसे होते हैं ना कि इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए जी अच्छे तरीके से वर्ड्स भी काफी डिफिकल्ट हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, सूफियाना कलाम से फिर आपको ज्यादा अटैचमेंट है सचवानी साहब, रादर देन कि आप मतलब ये कि जी एक स्पेशली जो होता है ना सॉन्ग सुनना या सॉन्ग गुनगुनाना, उसका शौक नहीं होता था। मगर अच्छे सॉन्ग जो है, जैसे अरशद महमूद साहब के कई सॉन्ग जो है, एक दो नहीं कई सॉन्ग जो है ना बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स हैं। इसी तरह मेहदी हसन साहब है हमारे दीगर। क्या बात। बेगम के लिए कभी कुछ गुनगुनाया आपने? नहीं, सॉरी, बेगम के लिए कभी कुछ नहीं गुनगुनाया? जी नहीं कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी, सुना दे। नहीं, कभी गुनगुनाया नहीं है। ईद का मौका है। नहीं, कुछ गाना ऐसे शौक ही नहीं है कि गुनगुनाने का, तो सुनने का शौक है, वो अरशद साहब ने पूरा कर दिया। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें ईदी लेने की बहुत होती है, क्योंकि मुझे तो अब भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं ईदी लेने के लिए हर वक्त रेडी रहती हूँ। तो आप जब छोटे थे तो कितनी ईदी जमा करते थे और अब कितनी देनी पड़ रही है, और अब कैसा लगता है? देखिए, हम छोटे थे तो रुपए की कदर थी, रुपए की एक वैल्यू थी। आज तो उन्होंने रुपये को इतना बेकदर और बेतौकीर कर दिया कि कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब जितनी ईदी कम है, बिल्कुल। उस वक्त अगर 1 रुपया भी किसी को ईदी मिलती थी ना, वो आज के 1000 रुपए के बराबर हो गया। मुझे मिलती थी 1 रुपया ईदी मिलती थी, और हम लोग इकट्ठे करके ना फिर सब लोग देखते थे कि सबसे ज्यादा ईदी किसको मिली है। तो मुझे याद है कि मेरी लाइफ के अंदर एक दफा मुझे कुछ 10.5-11 रुपए ईदी मिली थी। बिल्कुल। अच्छा, और किसने दी थी फिर, ये भी याद होगा? सब लोगों ने दी थी। अच्छा, वो जमा हो गए थे सर? बहनों ने दी थी, वाले साहब ने दी थी। छोटा था ना तो प्यार करते थे सारे। और फिर मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ, तो इसलिए मैं घर में थोड़ा सा लाडला भी हूँ। वो लाडले होने की वजह से मैं इस फील्ड में भी आ गया। तो अच्छा, घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि छोड़ो, नहीं जाओ, क्या सिंगर छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बीत ना जाए रहना। नहीं, वो वाले साहब शुरू में तो कहते होंगे ना। जी, शुरू में वाले साहब नाराज होते थे। उन्होंने वो जब मैं आया कराची, जब मैं ड्रामा में काम शुरू किया तो अब्बा जी नाराज थे। जब प्रोग्राम चलता था ना मेरा चैचेटो, तो देखते थे, तो वो नहीं, वो कहाँ देखते थे, उनको जोरी ले जाते थे। हल लाल दिन हली डिश तो सही, तुम जो पुत्र कितना भलो तो गाय हल, वो ले जाते थे जोरी। तो होटलों के ऊपर, वहाँ पे दो होटल थे,
और एक होटल में टीवी आया था ब्लैक एंड वाइट नया, तो जिस होटल पे टीवी था वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी बैठने की जब चहचिटो आता था प्रोग्राम, मतलब इतना पॉपुलर प्रोग्राम था। तो उसके अंदर फिर अब्बा को ले जाते थे, तो अब्बा ने जब 2-4 दफ़ा देखा कॉमेडी करते हुए, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अब्बा जी फिर मान गए, फिर हर्डल्स जो है वो क्रिएट नहीं हुई। एक्चुअली देखा ना होटल में सारे तारीफ कर रहे हैं तो मान लेंगे जैसे नहीं डाडो सुट्ठो डाडो सिट्टो हाँ, तो लेकिन जब उरूज मिला मुझे उस टाइम वाले साहब दुनिया में नहीं थे। अगर वाले साहब जिंदा होते तो जो मुझे उरूज मिला पूरी दुनिया के अंदर चंद एक ममालिक रह गए जहाँ मैं प्रोग्राम करने नहीं गया हूँ, तो वाले साहब जिंदा होते तो मुझे देख के, क्योंकि माँ बाप जो हैं अपनी औलाद की खुशियाँ देख के जवान होते हैं, दोबारा से एनर्जी आ जाती है। सही बात है। तो इसलिए बस वालिदैन को मैं तो बहुत मिस करता हूँ, वाले साहब को भी। वालिदैन तो ऐसी चीज़ होती है कि वालिदैन को जो है आप किसी भी उम्र में चले जाएं, किसी भी स्टेज पे चले जाएं, तो आपको अपने पेरेंट्स की जो याद है वो हमेशा आती है। अच्छा, फ़हद का रुख कर लेते हैं। फ़हद, क्योंकि घर जैसा माहौल हो गया है और घर वाली सारी बातें हो रही हैं, तो मुझे अब आप ये बताएं, क्योंकि आप यंग हैं, फिर आपने सियासत में भी जो है वो अपना कदम रखा है, काफ़ी साल पहले जो है वो आपने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, तो मुझे ये बताएं कि वाइफ हैं आपकी, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि छोड़ो, क्या पॉलिटिक्स में जा रहे हो या नहीं? देखिए, वो डेफिनेटली किसी की भी वाइफ हो मना करती है और किया शुरू में। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये ढीठ है तो इस पर तो कोई असर नहीं होगा। अब ये मिनिस्टर बन के ही आएगा डेफिनेटली। तो ये सिचुएशन हर घर की हर घर में ये सिचुएशन मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैच्योरनेस जो है वो जल्दी आ गई, क्योंकि शादी जल्दी हो गई। अब मेरा बेटा भी माशाल्लाह जवान हो गया, 15 साल का हो गया। तो या तो आपकी शादी जल्दी हो गई है, या तो आपकी उम्र का अंदाजा जो है वो हम लगा नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं उम्र का अंदाजा, बट मेरी जब शादी हुई थी तो आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। तो फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चले गया था अपनी हायर स्टडीज करने, और फिर उसके बाद 15 साल का आपका बेटा है जी। 14 35 आपकी एज है, ये उससे 36 जी। 35-36 मेरी एज है, तो वो यंग ही होती है। अच्छा, यंग ही होती है। 36 का मेरा बेटा है माशाल्लाह। तो मैं वो समझ गया था, क्योंकि आप लोग 70s की बातें कर रहे थे, तो हम तो 80s की पैदाइश है हमारी। तो डेफिनेटली सिचुएशन इसी तरीके की है, और घर वाले लाजमी बात है कि मना करते हैं। आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में है? नहीं, ये इत्तेफाक की बात है। तो फिर आप कैसे चलेंगे मेरी पॉलिटिक्स कोई में? भी बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर था। ठीक है। मैं जब इंग्लैंड से आया तो मैंने यहाँ पे आके अपनी जॉब स्टार्ट की, लेकिन मुझ में ना एक सोशल वर्क करने की एक जुस्तजू है, तो वो मैंने स्टार्ट किया था। तो उससे फिर जब आप एक पीक पे पहुँच जाते हैं ना, तो आपको 100% आपको पॉलिटिशियंस की ज़रूरत होती है। मतलब पॉलिटिशियंस की इन सेंस ऑफ ज़रूरत इसलिए होती है कि जो भी उस वक्त एग्जिस्टिंग हुकूमत होती है उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, कोलैबोरेशन होता है। जब उनकी सपोर्ट आप लेते हैं तो दे ऑफर्ड यू कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप अच्छा काम करते हैं और आप हमारे साथ कंटिन्यू करें। तो उस टेन्योर में भी मुझे ऑफर्स आई, लेकिन मैंने फिर जब मुझे एक फाइनली हमारे बहुत अच्छे मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं, और आप जानते हैं उनका बेटा भी, हाँ जी, अफनान। तो मुशाहिद भाई से मैं बड़ा इंस्पायर था, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इनिशियली और पार्टी में भी लिया, और उसके बाद फिर मैं नून लीग की तरफ आया। शायराना तबीयत। तो उस वक्त पीटीआई का डेफिनेटली जैसे कि एक र्यूमर बन गया है कि यंगस्टर्स पीटीआई की तरफ ज़्यादा नौजवान जो है वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं। पीटीआई का कोई नामो निशान भी नहीं था इस तरीके से। तो वो तो 2018 में फैमिली ने कभी कहा नहीं कि इसी पार्टी को क्यों चूज कर रहे हो फहद, किसी और पार्टी में जाओ? देखिए, जब भी आप कोई मतलब हर किसी का नज़रिया होता है, जैसे मैंने पहले बात की कि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम बेहतर चीज़ के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं 2017 की बात कर रहा हूँ अगर आपसे, तो 2017 में जब मुझे इनकी तरफ से ऑफ़र थी और भी ऑफ़र्स थी, तो जब मैंने ये डिसाइड किया तो मैंने सबका एक कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन में सबसे बेहतर पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, जो कि फेडरल की पार्टी थी और है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया जब वो हुकूमत में आए। देखिए, कोई भी 100% नहीं होता, किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। अगर कोई अपने आप को 100% कहता है तो वो मुनाफिक है। तो 100% हमारे हुजूर पाक थे,
और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके अलावा इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, लेकिन जब आपने कंपैरिजन में करने बैठा तो मुझे नून लीग बेहतर लगी। देन आई डिसाइडेड कि मैं नून लीग को ज्वाइन करूँ, और फिर मैंने 18 में भी इलेक्शन लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अभी भी रिसेंटली भी इलेक्शन लड़ा। पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी क्योंकि मैं कराची में ही पैदा हुआ हूँ, रहा हूँ, मेरी फैमिली भी बिलोंग कराची से करती है, तो इसलिए थोड़ा सा और अच्छा। तो फिर वो फैमिली ने कुछ कहा नहीं कि आप? देखिए डेफिनेटली इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ें सही होती रही। जब उन्होंने देखा कि ये अच्छे कॉज के लिए पार्टी में गया है, आज भी अगर किसी के साथ कोई इशू होता है तो हम उसके लिए स्टैंड करते हैं, आज भी लोगों के काम करते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिविटी के लिए अगर आप पार्टी को ज्वाइन करें तो पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसको दो तरफा जो है सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, आपने, मैं समझती हूँ कि अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लिया। डेफिनेटली, ठीक है, ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ठीक है, जल्दी शादी कर ली, फिर उसके बाद आपने अपना बिजनेस एनजीओ के तौर पे जो आपने शुरू किया, सोशल वर्क जो आपने करना शुरू किया, फिर उसके बाद आपने सियासत में जो है वो अपना कदम रख लिया। तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर शादी भी पसंद की होगी आपने? देखिए जी, डेफिनेटली पसंद की शादी की थी, और उस वक्त क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ट्रेंड भी था कि मेरा जो ददियाल साइड है उसमें मेजॉरिटी जो मेरे कजिन्स हैं उनकी वाइफ सब गोरी हैं। अच्छा। क्योंकि वो रहे शुरू से अमेरिका, कनाडा और इस तरफ। अच्छा। तो वो लंदन में, जो मेरा फादर साइड है, तो अब्बू भी थोड़े से डर गए कि ये इंग्लैंड जा रहा है, इसकी शादी कर दो। बहुत ये वहाँ से कोई समझदार वालिदैन जो है ना वो इसी मुझसे दो बड़े भाई और भी हैं। अच्छा। उनकी मुझसे 2-2 साल बाद शादी हुई है। अच्छा, फिर आपकी क्यों उन्होंने जल्दी शादी बता दिया आपको मैंने वजह कि अब्बू थोड़े से डरे हुए थे कि लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए, लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से एक जा रहा है 2 आए। नहीं, वहाँ से 2 डिग्रियां ले। सही। तो ये क्योंकि मेरे ददियाल साइड में जो मेरे ताया और चाचा के बच्चे हैं वो वहीं रहे हैं अमेरिका और लंदन में। आप कह रहे हैं कि आपकी पसंद से शादी, तो आपकी वाइफ जो है वो आपके ददियाल साइड से हैं या? नहीं, वो एक मतलब आउटसाइड फैमिली है। ठीक है। तो लाजमी बात है कि फिर वो अब्बू ने मुझसे पूछा, मैंने कहा अब्बू जैसे आपकी मर्जी, तो वो मेरी शादी इस तरीके से हो गई, जबकि मेरे 2 बड़े भाई और थे। तो ये अच्छा हुआ, मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। काफी बुराइयों से बंदा बच जाता है। डेफिनेटली बुराइयों से बच जाता है, और आपके अंदर मैच्योरनेस बहुत एग्जैक्टली। जब मैं इंग्लैंड गया तो आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना आपके ऊपर, तो आप जल्दी मैच्योर होते हैं, और जल्दी मैच्योर होना ही अच्छा है। और आज मैं अपने साथ देखता हूँ, मेरे साथ जो स्कूल के फेलोज़ हैं और जो कॉलेजेस के फेलोज़ हैं डिफरेंट, उनको देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जब मैं मैच्योर, जिम्मेदारी आई मेरे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो मैं मैच्योर भी हुआ। मैच्योर के बाद आज मैंने वो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कर रहा हूँ जो शायद 60-70 साल के लोगों ने ना किए। आपने हर चीज जो है वो जल्दी अचीव कर ली, और ये अल्लाह का करम भी है कि मैंने जिस चीज़ में भी हाथ डाला, अल्लाह ने उसमें मुझे बहुत अच्छी, मतलब एक बरकतें हुई उसमें कि मैं बहुत जल्दी ग्रो कर। फिर ये भी कह सकते हैं हम कि आपकी वाइफ बहुत लकी है। होता है ना कुछ अर्शद साहब, किसी की कोई खातून बहुत ज्यादा लकी होती हैं अपने हस्बैंड के लिए। मेरी वाइफ बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत लकी। बिल्कुल। सचवानी साहब से भी पूछ लेते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ आपके लिए कितनी लकी हैं, और फिर मुझे ये भी बताइए। मेरे ख्याल से हर इंसान की वाइफ उसके लिए लकी होती है, क्योंकि हर अल्लाह ताला ने कहा हर किसी का रिज़्क मैं आपको साथ में देता हूँ। तो वो तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कौन सी वाइफ कम लकी है और कोई नहीं। हर किसी की वाइफ उसके लिए लकी है। जिनकी 2 शादियां होती है वो ये कह सकते हैं पहली वाली कम लकी थी, दूसरी वाली ज्यादा लकी है, तीसरी वाली। तो 2 शादियां करते हैं वो तो फिर वही बता सकते हैं कि तराजू में किसका पल्ला भारी है। गेस्ट मौजूद है, सबकी एक शादी है, तीसरी वाली काट के रखती है। वो बैलेंस बराबर करती है ना, 2 का बैलेंस वो तीसरी वाली बराबर करती है। शादी एक क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, बिल्कुल। शादी जो है वो एक ही होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई 2 करना भी चाहे तो वो 2 कर सकता है। तो सचवानी साहब, आप उनको राय दे रही हैं? मैं उनको ठीक है जी, अगर आपने दूसरी करनी है तो कर लें, फिर दूसरी शादी भी कर लें। आप तो पूछ के करें ना पहली वाली से। हाँ, पहली वाली से पूछ के करें। वैसे मैं ये समझती हूँ कि पहली वाली से पूछ के जो है वो शादी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो शादी दूसरी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, जी बिल्कुल, क्योंकि दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है। जो जिस तरीके से बयान किया गया, 2 के साथ में इंसाफ करने का जो तरीक़ेकार बताया गया है वो हमारे बस की बात नहीं है। आज जितनों भी 2 शादियां की, अगर आप अलग अलग दोनों की बीवियों से पूछेंगे ना, तो यही शिकायत होगी कि भाई मेरा नहीं उसका ज्यादा ख्याल रखता है। दूसरी वाली से पूछेंगे तो वो भी यही शिकायत करेगी, मेरा नहीं उसका ज्यादा ख्याल रखता है। तो ये जी रियल बात होता है। हमारे एक आर्टिस्ट थे महमूद सिद्दीकी साहब, उनकी 2 बीवियां थी।
एक सिंध से करके लाए थे शक्कर से, सही। और एक उन्होंने कराची में की थी। सही। और आप यकीन करेंगे दोनों बीवियों को एक ही फ्लैट में रखा हुआ था, और एक बीवी इस कमरे में एक बीवी इस कमरे में, और दोनों बड़े प्यार मोहब्बत के तो साथ फिर रहती मुझे थी। लगता है वो बड़े जन्नती शख्स थे, और जन्नती, जिन्हें कोई मसला नहीं हुआ, 2 वाइफ रखने के नहीं, बावजूद मजे की वो बात एक ही बता रहा छत हूँ पे। आपको मिस्टर राठौर। ऐसी मिसालें कई मौजूद हैं मगर बहुत कम। नहीं, मैं अभी आपको ताज़ा मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। हमारे एक आर्टिस्ट हैं, अभी भी हैं, अल्लाह उसको जिंदगी दे, बहुत अच्छा गाते हैं। उसकी 3 बीवी हैं, सही। उससे तीनों के साथ बहुत अच्छा सलूक रखा हुआ है। बिल्कुल। तो अभी भी चौथी की तरफ नजर ऐसे उठा के देखता है। चलिए जी नाज़रीन, जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, क्योंकि रौनक ईद का प्रोग्राम था तो हमने रौनक भी बनाई, चटपटी बातें भी की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे तीनों गेस्ट थे उन सब की एक ही वाइफ हैं, किसी ने जो है वो दूसरी शादी नहीं की है। इस ईद में जी नहीं, किसी का इरादा भी नजर नहीं आ रहा। इरादा भी जो है किसी का इरादा नहीं, खुदा ना खास्ता मैं दुनिया- ये 35-6 के हैं, इनका उनसे पूछ ले। कहा था आपने, किसी का इरादा है आपका? इनसे पूछो। नहीं, देखिए डेफिनेटली शादी करना कोई बुरी बात जी। नहीं है, लेकिन आप सही। अगर मतलब आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बात भाई आप इतने संजीदा क्यों हैं? नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, बेगम देख रही है। चले तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी। चले ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।